चलिए देखिए 42 पेज का सफ़र है, सफ़र जाने वाला है लंबा इसलिए जाने वाला है चूँकि केमिस्ट्री है, डिस्कस करके हम लोग चलेंगे। और बिल्कुल आप लोग आराम आवाज़ से मेरे साथ साथ जिस वर्ड में लगेगा कि आप लोगों को रिपीट करना है ताकि नींद वगैरह आप लोगों को ना लगे, ठीक है। और केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है, 1 शॉट को हमने गन शॉट लिखा है। क्या लिखा है? गन शॉट। मतलब मार देना है आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले हम लोग गणेश जी के चरणों पर नमन कर लेते हैं और वीडियो अच्छे से चल जाए, है कि नहीं। एक बार बोल दीजिए आप लोग, श्री गणेशाय नमः। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला स्लाइड पे हमने एक मोटिवेशन रखा है। बड़ी मेहनत से सर कल से ही ये पीपीटी में बना रहा हूँ। मोटिवेशन ये है, जो लोग छोटी सी असफलता से घबरा जाते हैं और रास्ते बदल लेते हैं, वे कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। आपका जो लक्ष्य है उसको पाने का तरीका आप बदल लीजिए, लेकिन रास्ता आप मत बदलिए, ठीक है। समझ रहे हैं? तो आपका लक्ष्य क्या है सर? अपना लक्ष्य क्या है सर? 450 प्लस। वो कहता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही दिशा भी ज़रूरी है कि नहीं। आप मेहनत किस डायरेक्शन पे कर रहे हैं, कैसे। वो कहता है कि कपड़फोड़ा अगर जाना है तो यही रूट पकड़िएगा तो जल्दी पहुंचिएगा, बलचंदा वाला रूट से कुरसंडा घूम के आइएगा तो कहीं क्या हो जाएगा, लेट। तो इसलिए डायरेक्शन सही होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग मेहनत जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग ये देख लेते हैं, चैप्टर का नाम जो है, अपना चैप्टर का नाम है क्या सर? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। फिजिक्स का अब तक हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब ऐसे ही कोशिश रहेगा कि मेरा एक सप्ताह में कम से कम साइंस का जो है 2-3 चैप्टर पढ़ाया जाए ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर इसको पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका साइंस जो है बहुत आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ईजी होते जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो गौर करने लायक चीज़ें क्या है सर कि ये या तो अकेले करेगा, है ना, जब कोई पदार्थ है ना अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, है ना, यानी कि गुण इनका बिल्कुल अलग हो जाता है। आप जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन, ये दोनों गैस है, मिल के क्या बना लिया सर? हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे CO3 जहाँ भी लिखल रहेगा तो आप लोग कार्बोनेट इसको पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? कार्बोनेट। NO3 जहाँ भी लिखल रहेगा उसको नाइट्रेट पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? नाइट्रेट। कुछ चीज़ें ऐसे केमिस्ट्री पे आती जाएंगी, जैसे मैथ्स पे आप बिना डिजिट के आप मैथ्स को नहीं समझ सकते हो, बिना अंक का मैथ्स को समझ पाओगे क्या? उसी तरह केमिस्ट्री में कुछ संकेत वगैरह होती है, उनको जाने बिना आप केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते हो। इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है। ये आपका क्या है सर? ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में क्रिया करके H2O बनाता है और यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, समीकरण हो जाएगा क्या? संतुलित। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कोई भी रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं वो संतुलित होना चाहिए, क्योंकि उन नियम के अनुसार से न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए द्रव्यमान मतलब इसलिए समीकरण को संतुलित करना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है सर? जरूरी हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब समझ में आ गया, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ या जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये कील है सर, है ना, इनमें क्या लग गया है, मतलब जो भी है नॉट वगैरह जो है, तो उनमें क्या लग गया है? जंग लग गया। तो ये जंग लगना भी एक कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ क्या हो रही है सर? यहाँ भी मतलब लौ निकल रही है ना, तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है? अब चावल से भात बनना, भुजा बनना भी रासायनिक अभिक्रिया आ जाएंगे। आम का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया उनको कहेंगे जो एक ही दिशा में होता है। इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो द्विदिशीय नहीं होते। कहने का मतलब जैसे पानी को आप ठंडा करिए तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को गर्म करिए तो फिर पानी बन जाएगी। तो ये द्विदिशीय हो गया, दोनों दिशाओं में ये क्रियाएं होती है। लेकिन एक बार आम पक गई मीन्स पक गई, हम लोग बड़े हो गए मीन्स हो गए, अब छोटे फिर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोगों का भी ये कौन सी अभिक्रिया है सर? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे अपने पास कह रहा है कि अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। तो जो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, है ना, बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं।
अब यहाँ समझिए, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन भाग लिया और क्लोरीन भाग लिया, तो जो भाग लेगा उनको क्या कहेंगे सर? अभिकारक कहेंगे। कोई दिक्कत इसको समझने में? और भाग लेकर के जो दोनों मिल करके जो नया बना दिया उनको हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। इसका इंग्लिश होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से तो वैसे भी समझ में आता है कोई नया प्रोडक्ट मिल रहा है सर, है कि नहीं? जैसे आपको हमने कहा कि मान लीजिए कहा कि नींबू मिला लीजिए, है ना, उसके बाद आप उनमें चीनी मिला दीजिए, फिर पानी मिला दीजिए और मिलाने के बाद एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ जिनका नाम हम लोग क्या रखते हैं? शरबत, या उसको आप विलियन बोल सकते हो, है कि नहीं, केमिस्ट्री का लैंग्वेज में। समझ रहे बात को? तो जो उनमें भाग लिया वो अभिकारक कहलाएगा और जो उनके फलस्वरूप बना उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बताइए इसमें जो है अभिकारक कौन हो जाएगा? CaCO3, जिनको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और ये हो गया आपका क्या सर? तो ये प्रोडक्ट हो गया, यानी कि प्रतिफल हो गया। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन आपने रासायनिक अभिक्रिया समझा। दूसरा आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं सर? अभिकारक कहते हैं। इनके फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं सर? प्रतिफल कहते हैं। समझ रहे बात को? चलिए आगे देखिए। अगला अपने पास है कि रासायनिक समीकरण क्या है कि नहीं? रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं इनको अगर हिंदी पे लिखूं कैल्शियम कार्बोनेट, फिर रिएक्शन किया, उनके बाद फिर लिखूं मैं कैल्शियम ऑक्साइड बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो सर समय बर्बाद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बर्बाद होगा। तो कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है सर। जो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती जाती है कि अब समय हमारा बचे, तो वहाँ पे फिर एक साइंटिस्ट लोग जिन्होंने निकाला कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। परिभाषा क्या? तो परिभाषा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही क्या कहलाता है सर? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन को अगर मैं H2 लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन को अगर मैं O2 लिख रहा हूँ, रिएक्शन करके 2H2O बना रहा है, तो यही संकेत में लिखना ही क्या है सर? रासायनिक समीकरण है। समझ में आ गया बात? कि जो भी एलिमेंट्स वगैरह है उनको संकेत में लिखना। जैसे ये तीर का चिन्ह क्या दिखाता है, ये भी आप लोग आगे जानेंगे। तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि इस दिशा में क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। अगर मान लो यहाँ ऐसे तीर चिन्ह दे देंगे, ऐसे दे देंगे, तो यहाँ समझ में आएगा इधर से भी हो रही है और उधर से भी हो रही है। कुछ इस तरह से संकेत वगैरह होते हैं। खैर, इसमें हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गया। तो आप लोग हमेशा ध्यान पे रखिएगा कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों चीज़ें क्या होती है? अलग अलग होती है। रासायनिक समीकरण आपका है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, है ना, पदार्थों को जो संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही क्या कहलाता है सर? रासायनिक समीकरण। और अभिक्रिया के बारे में आपने जाना कि किसी भी मतलब दो कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगला रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अभी हमने बताया सर कि रासायनिक समीकरण क्या है। अब जानेंगे उनको लिखने का तरीका क्या है कि नहीं? तो तरीका पहला ये है कि मतलब अभिक्रिया के क्या करा? अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ये जो संकेत जो रहता है ये समीकरण का संकेत है। किसका संकेत है? समीकरण का। तो इधर क्या लिखा जाता है सर? इधर अभिकारक को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? अभिकारक को। समझ रहे हैं? तो पहला नियम यही बोल रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच जो है धन चिन्ह, कौन सा चिन्ह? धन चिन्ह, मतलब प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे आपने अभी लिखा H2 प्लस O2, मतलब इन दोनों के बीच जो संबंध जो हम दिखाते हैं किसके द्वारा? प्लस के द्वारा दिखाते हैं। किनके द्वारा? तो प्लस का मतलब वो दोनों आपस में मिल करके एक संयोग करके एक अलग क्या बना रहा है सर? प्रोडक्ट बना रहा है। आगे कह रहा है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। तो प्रतिफल मतलब वही सर उत्पाद। प्रतिफल मतलब क्या? उत्पाद, जिनको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्शन के किधर लिखा जाता है सर? दाईं ओर लिखा जाता है, जिनको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, मेरा राइटिंग आजकल बहुत सुंदर हो गया है, तो गौर उसमें आप लोग थोड़ा ज़्यादा करेंगे। आगे देखिए, प्रतिफलों के संकेतों के मध्य जो है क्या करी जाती है? धन चिन्ह लगाया जाता है। ये हो गया। अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा जो अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, और तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। तो टोटल मोटा मोटी आपने कितना पॉइंट पढ़ा सर? 5 पॉइंट। कितना पॉइंट? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट पे आपने देखा कि तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है, उसके बाद तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल को लिखा जाता है, उनके बाद 2 अभिकारक जो रहते हैं उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है कि नहीं? उनके बाद ये तीर चिन्ह हमें ये दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। मेरे साथ साथ बोलिए ताकि
ये वाला सिस्टम जो है ख़त्म हो जाए, है कि नहीं। हाँ चलिए देखिए आगे, देखिए आगे अपने पास कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरणों के जो है दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन प्लस क्या है सर, क्लोरीन है, ये रिएक्शन करके 2HCl बनाया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें अभी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। जैसे इधर परमाणु H जो है कितना, इनकी संख्या 2 है ना, इधर कितना है सर 2। अच्छा इनके आगे 2 लगल है तो सिर्फ H के लिए नहीं, दोनों के लिए है, समझ रहे हैं। तो इधर मतलब H भी 2 है, Cl भी 2 है, ठीक है। यहाँ C को अलग मत समझ लीजिएगा, L को अलग मत समझ लेना है, ठीक है। ये Cl दोनों एक ही एलिमेंट्स है जिसका नाम है क्लोरीन। क्या नाम है, क्लोरीन। तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2, वहाँ पे भी 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। लेकिन ये इस जगह अगर मान लीजिए इस जगह आपको मन हुआ कि सर मैं 2 को हटा दूँ तो क्या ये संतुलित रहेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा सीधा से क्या देंगे, समीकरण के दोनों ओर है ना प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, वैसे ही समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला अपने पास है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कह रहा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो इनको क्या याद करना, वहाँ याद कर ले, ध्यान नहीं लगा देंगे, बात खत्म, है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए अभी हमने फिर एग्जाम्पल, अरे 1-2 उदाहरण याद रख लीजिए, एग्जाम में लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो जब भी आप हाइड्रोजन को लिखिएगा तो H2 ही लिखिएगा, ऑक्सीजन को लिखिएगा तो O2 ही लिखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मुक्त अवस्था में जो है वो अणु के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में, अणु के रूप में। और अणु जब भी रहता है तो वो एक से अधिक परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आपका O2 अणु हो गया, H2 आपका क्या हो गया, अणु हो गया। तो ये दोनों जो है आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया सर, H2O बना लिया। अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1। तो ये संतुलित नहीं है और उनको करना भी नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़ किन के बारे में रहे सर, असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा एक बार बिना बोर्ड देखे हम लोग रिपीट कर लेते हैं, आप लोग मंदम मंदम बोलेंगे। तो समीकरण के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो वैसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए, आगे अपने पास कह रहा है कि इस विधि में जो है समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणों का प्रयोग किया जाता है। ओ अच्छा, हमने हेडिंग तो नहीं पढ़ा सर, है ना। हेडिंग है अनुमान द्वारा संतुलन विधि। हेडिंग क्या है, अनुमान द्वारा संतुलन विधि। तो अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना सीखेंगे, जो आपको 100% या तो आपको 2 मार्क्स में पूछे या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन पूछेगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स अभी हम लोग फिक्स करने जा रहे हैं। और एक बात ये भी ध्यान पे रख लेना कि इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हो, मिनिमम ये चैप्टर से सर आपका केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आने वाला है, 5 मार्क्स आने वाला। क्योंकि कभी कभी लॉन्ग यहाँ से पूछ लेगा तो 5 तो वैसे ही बन गया, तो 5-10 के बीच में तो रहता है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कैसे लेकर के चलूँगा, मिनिमम। मैक्सिमम में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कम से कम में बिलीव करता हूँ, है कि नहीं। तो कम से कम कितना मार्क्स आएगा सर इस चैप्टर से, 5 मार्क्स आएगा, जिससे कि आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है अभिकारक है ना। समीकरण दे देगा, कहेगा कौन अभिकारक है, सब नहीं कर पाओगे क्या। आपको पूछ लेगा कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आप लोग वहाँ दिया हुआ भी रहता है कि मतलब निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। तो हम लोग जो संतुलित जो करेंगे समीकरण को, वो किस विधि द्वारा, तो अनुमान द्वारा संतुलन विधि। मतलब मानेंगे हीट एंड, क्या कर रहा है इसका, देखिए बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। हीट एंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हो जाएंगे। तो ये विधि क्या कहता है, इस विधि में जो समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है प्लस ये आपका ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके आपका H2O बनाया, तो इनके आगे जो लगेगा वही गुणक कहलाता है। तो यहाँ आवश्यक गुणक का मतलब कोई मतलब जो आवश्यक होगा वो हम लोग लगा देंगे, और इनके आगे भी आवश्यक गुणक क्या करना होगा, लगा देना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा सर, संतुलित हो जाएगा। अच्छा, इधर हम लोगों ने एक अत्याचार कर दिया सर, संतुलित एक जगह यहाँ जो हम लोग कर रहे थे, है ना, इधर भी आपका संतुलित नहीं थी, ये भी आपका इधर 2 लग करके संतुलित होगा, है कि नहीं, तभी तो संतुलित होगा ना। यहाँ वैसे लगा हुआ भी है ना। चलिए, अचानक मुझे याद आ गया तो हमने बता दिया। हाय, क्या हुआ,
और पहले दिए थे तब तो अच्छी बात है। तो हीट एंड ट्रायल विधि क्या है सर? हीट एंड ट्रायल विधि ये है कि हम लोग अनुमान द्वारा क्या करते हैं, जिस समीकरण को संतुलित करते हैं वही विधि क्या कहलाता है? हीट एंड ट्रायल विधि, यानी कि अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहलाता है। कौन सा समीकरण सर? बिल्कुल सर संतुलित है। यहाँ आपका 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी आपका 2 ऑक्सीजन, तो संतुलित हुआ ना। खैर अभी जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बचा हुआ आगे आपका क्लियर होने वाला है। हम लोग अब समीकरण को ही क्या करेंगे सर? संतुलित करेंगे। सबसे पहला समीकरण अपने पास है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बना लिया? हाइड्रोजन बना लिया। तो इनको संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका आप ये अपना लीजिए सर। यहाँ पे आप क्या करिए, इसे बॉक्स बना दीजिए और बॉक्स बना के देखिए जैसे आपके पास क्या कौन कौन सा एलिमेंट्स है। तो Mg है यानी मैग्नीशियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उनके बाद आपका क्लोरीन है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सर अत्यंत जरूरी है। तो इनको हम लोग बोलेंगे बायां पक्ष, बायां ठीक लिख लो गलत रहे और जो भी हो दायां पक्ष, ठीक है, बाया या और जो भी हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबसे बढ़िया LHS RHS लिखने में रहता है। खैर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे बायां पक्ष पे अगर आप मैग्नीशियम को यहाँ पे गौर करिएगा तो बायां पक्ष में आपका मैग्नीशियम कितना है सर? बायां पक्ष में आपका मैग्नीशियम 1 है तो 1 लिख दीजिए। उनके बाद इधर आपका मैग्नीशियम कितना है दायां पक्ष में? इधर भी आपका 1 ही है ना। मैं यहाँ लिख लूँ थोड़ा क्लियर दिखे, Mg प्लस HCl रिएक्शन करके बनाया MgCl2 प्लस क्या बना लिया? H2 बना लिया, ठीक है, समझे? चलिए तो यहाँ पे जो है ये तो संतुलित देख रहे हैं, बायां साइड दायां साइड दोनों बराबर मतलब संतुलित। अब दूसरा एलिमेंट्स पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे अपना कौन सा है तत्व? तो जैसे यौगिक मतलब हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन आपका 2 है, इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 2। तो 1 में कितना गुना करना पड़ेगा सर? 2 से, तब ना ये 2 के बराबर होगा। दायां साइड में 2 है, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक लाइन आगे बढ़ाइए क्योंकि कॉपी में मिटा वगैरह तो नहीं पाएंगे आप बराबर दीजिए, फिर इनको लिखिए। Mg तो ठीक है और हम लोग किधर गुना कर रहे हैं? बायां पक्ष में। तो बायां पक्ष में किन से? तो हाइड्रोजन से 2 पहले लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे HCl। क्या लिखेंगे सर? HCl। उनके बाद ये रिएक्शन किया, उनके बाद अपने पास जो है यहाँ पे MgCl2 और यहाँ प्लस देंगे क्या? तो H2। अब अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, मैग्नीशियम भी दोनों तरफ बराबर है। तो अब बच गया लास्ट क्या सर? क्लोरीन, Cl बच गया है कि नहीं? तो क्लोरीन देखिए ये 2 जो यहाँ पे आप लगाए हैं ये 2 दोनों के लिए होगा, मतलब क्लोरीन के लिए भी 2 है। तो क्लोरीन कै गो हो गया सर? 2 गो। उधर क्लोरीन कै गो है? इधर भी तो 2 गो, हो गया, कहानी खत्म है ना। तो इधर भी 2 इधर भी 2। यहाँ जब हम लोग क्या कर पाएंगे, इस बॉक्स को फुलफिल कर पाएंगे तो मतलब समझ जाएंगे कि हाँ इधर समीकरण क्या हो गया सर? संतुलित। और प्रैक्टिस इस लेवल का कर देना है कि हमें वो बॉक्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही हम लोग जो है देख करके क्यों समय बर्बाद करें सर? और वहाँ बॉक्स बनाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है एग्जाम में, समझ रहे हैं? डायरेक्ट आप क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे, बराबर देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बराबर देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक जैसे हिसाब नहीं बनाते हो वैसे बराबर दे करके बनाना है। ये कुछ ज़्यादा ही फ्रेश दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ सर। यहाँ क्या है? AlCl3 प्लस क्या है? CaOH का होल 2 टाइम्स है शायद। रिएक्शन करके क्या है? तो AlOH का होल 3 टाइम्स है ना। उसके बाद यहाँ पे CaCl2 है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या सर समझने के लिए? तो आप इधर बॉक्स बनाइए। बॉक्स में आप देखिए एल्युमिनियम है तो लिखिए एल्युमिनियम को, है ना। क्या गो रे? 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, टोटल 5 गो है। तो 5 गो देना पड़ेगा ना इस तरह से सर। तो पहले हम लोग Al को ही दे देते हैं, उनके बाद हम लोग Cl को दे देते हैं, उनके बाद हम लोग क्या देते हैं? Ca दे देते हैं, उनके बाद O दे देते हैं और उनके बाद क्या दे देते हैं? H दे देते हैं। हो गया सर, है ना। देखो समझो इनको ध्यान से क्योंकि फिर इधर उधर क्या तो समझ में नहीं आएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है सर? राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम 1 है, इधर भी एल्युमिनियम कितना है सर? 1 है। मतलब ये संतुलित है कि नहीं? इधर हमने दिया 1, यहाँ भी दिया 1, तो ये संतुलित है। उनके बाद अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ आपका Cl जो है कितना? 2 ही है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, अगर मैं बराबर करके यहीं पे मैं अगर 2 लगा दूँ, ठीक, यहाँ कितना लगा दूँ सर? 2 लगा दूँ। तो इनको अगर ऐसे करके देखा जाता, समझ रहे? यहाँ 3 है तो 3 दूना 6 समझेंगे, कितना समझेंगे? 6। तो अब यहाँ देखिए क्लोरीन कितना हो गया सर? 6। इधर क्लोरीन कितना है? 2 ही है। तो इनके आगे आप 3 लगा दीजिए, कितना लगा दीजिए? 3। तो 3 दूना 6। तो इधर भी क्लोरीन 6, इधर भी क्लोरीन 6। तो बात समझ रहे हैं? तो मतलब यहाँ हम 6 और 6 कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को?
कुछ कुछ समीकरण ऐसा आएगा जिनमें संतुलित करने के बाद जो संतुलित वो फिर मतलब अनबैलेंस हो जाएगा, जो बैलेंस है। जैसे अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1, तो अनबैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ कितना लगा देंगे 2। जितना हद तक संभव हो कॉपी में इसी में कर देना। आप देखेंगे जब जगह नहीं बच रहा है, ज़्यादा रफ हो रहा है, बराबर देंगे नीचे करके लिखेंगे, ऐसे ही किया जाता है। समझ रहे बात को। तो अभी मान लो अपने पास जगह था ना जी, तो उतना करिए सकते हैं। अब हम लोग मिलाएंगे। जैसे आप देखेंगे इधर भी Al कितना हो गया सर 2 हो गया, और उधर भी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। उनके ये तो रफ की चीज़ें है कि नहीं। उनके बाद आपका Cl कितना हो गया 6, और इधर भी Cl कितना हो गया सर 6 हो गया। उनके बाद यहाँ कैल्शियम की अगर देखोगे तो कैल्शियम कितना है सर 1, यहाँ पे कितना है 3। अगर आप यहाँ पे 3 लगाते हो तो कैल्शियम क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो Cl जो है आपका कितना हो गया 3, मतलब Ca कैल्शियम 3 इधर भी और 3 इधर भी। 9th वाले बच्चे सारे इधर आ गए हैं ना, हैं उधर नहीं ना कोई बच्चा जी। तो यहाँ पे देखिए ये Ca जो है वो हो गया है ना। उनके बाद अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये देखिए ब्रैकेट देखिए जी, ये 2 दिया गया है, तो ये 2 दोनों के लिए, O के लिए भी H के लिए भी। तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन अपना 3 दूना 6 है, कितना है 6। और इधर ऑक्सीजन देखिए, इधर भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन है। तो मतलब ऑक्सीजन सर संतुलित अणु में करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 3 नहीं हाइड्रोजन को देखना है। ऑक्सीजन तो हो ना गया जी, तो हाइड्रोजन कितना, तो 3 दूना 6 यहाँ भी होगा, क्योंकि ये 2 से हमें देखना है। तो इधर 6 हो गया, और इधर हाइड्रोजन इधर भी कितना है सर 6 हो तो गया है ना। इसको देखो ये हो रहा है ना जी। अब ऐसे भी मिलाते मतलब Al2 Cl 6, इधर भी Cl 6। उनके बाद कैल्शियम 3, इधर भी कैल्शियम 3। उसके बाद हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 6 हो गया ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत दिक्कत है तो और 2-3 ठो है, सारा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। समीकरण इतना जो है इतना अच्छा यहाँ तो हो रहा है ना जी, चलिए भला हो जाए। नहीं तो पता चलता है इतना मेहनत करने के बाद किसी दिन भला हो ही नहीं रहा है। चलिए आगे देखिए। करा उदाहरण 3 में जो है यहाँ पे क्या है सर अपने पास, उदाहरण 3 में अपने पास जो है Fe है प्लस क्या है H2O है, और यहाँ पे क्या है सर Fe3 और O4 प्लस क्या है H2। तो अब क्या करेंगे, अच्छा अब हम लोग बिना बॉक्स बनाए देखते हैं कि नहीं। बॉक्स बना के तो कर ही लिए। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे, किन की बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है सर 2 है। मतलब ये क्या है ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या देखेंगे सर, हाइड्रोजन यहाँ कितना है सर 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। उनके बाद Fe कितना है सर है ना, और यहाँ कितना है 3। तो अगर मैं यहाँ 3 दे दूँ, कितना दे दूँ 3 दे दूँ, तो ये संतुलित हो गया। इधर भी 3 इधर भी 3। अब हाइड्रोजन तो संतुलित है ही। अब बची ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 ही है। तो यहाँ अगर आप 4 लगा देते हो तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन तो फिर बढ़ जाएगा ना रे, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन के आगे यहाँ 4 लगा देंगे। अब मान लो मेरे पास जगह नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O रिएक्शन करके यहाँ पे F3 है ना, F3O4, और यहाँ 4 लगा देंगे और लगा देंगे H सिर्फ H2 क्या लगाएंगे H2। अब मिलाइए देखिए सारा संतुलित हुआ कि नहीं। ये 3 हुआ, ये भी 3, ये 4 दूना 8, ये भी 4 दूना 8। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ तो 4 है ही। समझ रहे हैं कैसे संतुलित किया जाता है। थोड़ा सा भी रत्ती सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या है सर KClO3 है ना, रिएक्शन किया तो KCl क्या हो गया O2। समझिए यहाँ K कितना 1, यहाँ कितना 1, Cl कितना 1, Cl कितना 1, O कितना 3, यहाँ कितना। अब मान लो जगह नहीं है मेरे पास, तो क्या करेंगे नीचे बराबर देके लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम करेंगे KClO3 है ना। तो यहाँ पे संतुलित कौन नहीं था सर O। तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ भी तब आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 KCl, क्योंकि इनकी भी तो संख्या बड़ा है ना। और यहाँ कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे, तो 3 O2 हो जाएगा। अब मिलाइए देखिए यहाँ पे KCl 2 ठो है, यहाँ भी KCl 2 गो है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 दूना है ना। आसान, बहुत आसान है सर। चलिए संतुलित हो गया, और शायद नहीं होगा, और एक है, और एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास क्या है सर Al प्लस क्या है H2SO4
रिएक्शन किया तो यहाँ पे बनाया AlSO4 का होल 3 टाइम्स प्लस कितना है H2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Al अपने पास 1 है, यहाँ का एगो है 9th वाले भी देखेंगे, ठीक है। और आराम से बोलना भी। यहाँ कितना लगाना था 2, तो अब इधर कितना हो गया 2, इधर भी कितना सर 2। अच्छा इधर हाइड्रोजन कितना, इधर हाइड्रोजन कितना संतुलित है। अब रही बारी किनकी, तो यहाँ जो है सल्फर 3 है लेकिन ऑक्सीजन 4 12 है, कितना है 12। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, तो यहाँ आप कितना लगा दीजिए 3, तो बराबर दीजिए और लिखिए 2 Al प्लस यहाँ 3 लगाएंगे H2SO4 रिएक्शन किया और यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास हो जाएगा Al2 और यहाँ पे कितना तो SO4 का होल 3 टाइम्स प्लस यहाँ कितना लगाना है सर, यहाँ लगाना है 3, यहाँ भी कितना लगाएंगे 3, तो 3H2, ठीक है। तो अब मिलाइए जैसे Al2 हाइड्रोजन 6 है ना, उनके बाद जो है ऑक्सीजन 12 और यहाँ भी ऑक्सीजन 12, तो सल्फर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, हो गया संतुलित, ठीक है। तो कितना ही बड़ा से बड़ा समीकरण क्यों ना मिले सर, अगर ज़्यादा बड़ा वाला मिले तो बॉक्स बनाएंगे आराम से वहाँ अलग अलग करके संतुलित करना है। अगर छोटा मोटा रहे तो मारेंगे हीट कर देना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, डायरेक्ट हीट कर देना है, ठीक है। चलिए अब आगे का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। आगे का टॉपिक है अपने पास कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, है ना। जो भी चीज़ें होती है, जो भी अभिक्रियाएं होती, जैसे आग लग गई तो आग लगने के दरमियान आप क्या क्या सूचनाएं वहाँ से इकट्ठा कर पाओगे। एक तो उनके आसपास रहोगे तो गर्मी लगेगा, जो चीज़ें जो है ठोस के रूप में रहेगा जल के राख बन जाएगा, है कि नहीं। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, मतलब क्या बोलते हैं उनको, महसूस करोगे कि ये चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना, तो वहाँ कौन कौन सा परिवर्तन होता है। तो पहला कह रहा है ये अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्रक की क्या करता है सर, जानकारी देती है। जैसे अगर मैं H लिखता हूँ तो मुझे इनसे ये पता चलता है ये कि हाइड्रोजन है, ये क्या है हाइड्रोजन। यहाँ अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो इनसे मुझे पता चल जाता है हाइड्रोजन के 2 तत्व है, कितने हैं 2 तत्व है। तो मतलब इनसे हमें क्या करता है, अभिकारक के बारे में और प्रतिफल के बारे में, किनके बारे में, अभिकारक और प्रतिफल के बारे में, उनके संकेत या सूत्र की क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो अभिकारक आप लोग जानते हैं सर, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले वो अभिकारक और जो बने वो प्रतिफल, है कि नहीं। चलिए अगला कह रहा है कि यह बताता है कि अभिक्रिया में जो है कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जैसे अब मान लो इसी को हम कहेंगे यहाँ पे H2O2 रिएक्शन करके बनाया H2O। इस लाइन को देखते हैं कि ये फिट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कह रहा है यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। तो बता रहा है ना सर, इनमें कौन कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। आगे और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्या बना सर, पता चला कि नहीं बना, ये क्या बना, जल बना। क्या बना, जल। जल का सूत्र है ना, जब भी पानी पीजिएगा तो आप कहिएगा हम लोग हजारों करोड़ों H2O पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं, H2O पी रहे हैं, समझ रहे। तो वहाँ जल का अणु एक तो थोड़ी ना रहता है, बहुत सारे अणु रहते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं सर, ग्रहण करते हैं। तो मतलब हम लोग पीने टाइम में तब ऑक्सीजन को भी अंदर ले लेते होंगे और हाइड्रोजन को भी, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की जो है आपेक्षिक संख्याओं की क्या करती है, जानकारी देती है। मतलब कितना यहाँ पे भाग ले रहा है, इनकी हमें क्या करती है सर, जानकारी देती है। जैसे हाइड्रोजन क्या को भाग ले रहा है और यहाँ पे 2 गो, ठीक है। कौन सी 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। चलिए अगला अपना कह रहा है कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। यही तो वहाँ भी था सर। ओहो, तुम कहाँ से आई हो। चलिए अच्छी बात है। ये आपका क्या है सर, ये हम लोग यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के और ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफल के, है ना। चलिए अच्छी बात। तो क्या करता है सर, परमाणु एवं अणुओं की क्या करता है, मतलब अब यहाँ देखिए ना, जैसे आपका H2 है, O2 है, रिएक्शन करके क्या बनाया H2O। तो ये दोनों साइड के बारे में जानकारी देता है जी। उन्हीं के बारे में पता रहता तभी तो आप इनको संतुलित कर पाते हो, नहीं पता रहता तो संतुलित कर पाता क्या। अच्छा इसी खुशी में आप लोग बताइए ये संतुलित है कि नहीं, नहीं है। तो क्या करेंगे सर, आप ही लोग बताइए, कहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाए और
यहाँ भी कितना लगाएंगे आप बताइए। तो हाइड्रोजन के कई गो हो गया? चलिए वेरी गुड। ऑक्सीजन? अब लग रहा है कि तुम लोग यहीं का बच्चा हो। ये अभी कारकों और जो है प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की क्या करती है? जानकारी देती है। मोलों का अनुपात का मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब ये किस रेशियो में भाग ले रहा है। जैसे जल का जो अनुसूत्र जो होता है ना, उनमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 8:1 होता है। याद है किसी को क्या? मतलब ये इनकी क्या करता है जानकारी देता है मुझे, लेकिन अभी एग्जैक्ट ध्यान पे नहीं है, लेकिन शायद यही होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि ये गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की भी क्या करती है? जानकारी देती है। मतलब ये अभिकारकों और प्रतिफलों के आयतन के बारे में भी जानकारी देती है, और गैसीय अभिकारक और प्रतिफलों के आयतन के बारे में भी क्या करती है? जानकारी देती है। तो मोटा मोटी हमें जो है 7 रीजन पता चलता है। किनसे? रासायनिक समीकरण से। पहला समीकरण से हमें मतलब पहले हमने क्या देखा कि ये जो है उनके संकेतों के बारे में बताता है, मतलब कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, ये वो है कि नहीं, ये सब चीज़ था ना जी, कि ये अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत की जानकारी देता है। दूसरा ये बताता है कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ क्या कर रहे हैं सर? भाग ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ। तो एक तो ये सबसे पहला आपको समय बचाएगा सर, दूसरी चीज़ें लिखने में कम जगह लेगा, यानी कि पन्ना भी बच जाएगी सर। उनके बाद जो है इनसे आपको चीज़ों को समझने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। तो ये सब बातें भी आप क्या कर सकते हो? एग्जाम में लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो आविष्कार जो करी जाती है वो कहीं न कहीं हमारे काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले हम लोगों ने मतलब जो भी हमारे सृष्टि में जो परिवर्तन जो हो रहे हैं, दुनिया में जो भी नया नया चीज़ें आती हैं, वो कहीं न कहीं पहले आवश्यकता पड़ा, उनके बाद जो उनका क्या हुआ सर? आविष्कार हुआ। जैसे कि हमने सुना था पहले बुजुर्ग लोग क्या बोला करते हैं, पप्पा से बोलते हैं कि विश्वास के यहाँ जो है पहले एक बार साइकिल खरीदा था, तो लोग उमड़ उठा था साइकिल देखने के लिए कि कैसा होता है साइकिल, और दुनिया देखो कितना जल्दी बदल गया है। क्या जी? अब कार दरवाजा में लगा लेता है तो हट कौन जाएगा देखने? क्या जी? ढेरी देख लिए। तो ऐसा मतलब चेंजेस धीरे धीरे क्यों हुआ? इसलिए कि इंसान, हर एक इंसान के पास वही 24 घंटा दिन हुआ करता है सर, और वही 24 घंटा में कोई काम कर करके करोड़पति बन जाते हैं, और वही 24 घंटा में काम करके कोई करोड़पति बन जाते हैं। तो अब कारण यहाँ क्या हो जाती है? जिनके पास कम समय है वो अपना संसाधन को बढ़ा देता है। मेरे पास कम समय है तो हमने क्या किया सर? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अब मेरे पास और लगेगा आगे कि कम समय है, तो फिर मैं क्या करूँगा? अपना संसाधन को बढ़ाऊंगा। अब जो आदमी साइकिल से 2 घंटा में दूरी तय करता है वो 1 घंटा में अब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? तो समय बच रहा है तो ज़्यादा काम कर पा रहा है। तो वही बातें हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं मोटा मोटी यहाँ भी क्या कह रहा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में जो निरूपण आसान होता है, और इससे जो समय की बचत होती है, तथा लिखने के लिए जो कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है कि नहीं, वही सब चीज़ें हैं। अगला, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है ना, कि मतलब कितना अभिकारक उनमें भाग लिए हैं, उनके द्रव्यमान के बारे में अगर पता करना हो तो तभी तो हम लोग कर पाएंगे। आगे कह रहा है संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का जो उपयोग होता है। अगर भारत में हम लोग मतलब हाइड्रोजन के लिए ऐसे संकेत का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में मतलब हाइड्रोजन का संकेत कुछ और होता है, नहीं। ये मतलब पूरा विश्व में जो है एक ही संकेतों का क्या करी जाती है? उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। अब मान लो यहाँ के साइंटिस्ट किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे और वहाँ हाइड्रोजन का संकेत यहाँ कुछ और रहेगा, और यही साइंटिस्ट कहीं दूसरे देश पे अगर जाकर उनको रिसर्च करने की जरूरत पड़ा, अब पता चलेगा वहाँ हाइड्रोजन का संकेत कुछ और है कि नहीं, सिंबल। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये हर एक जगह जो है मतलब ये संपूर्ण विश्व में जो है ये संकेत क्या आते हैं? एक ही होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आधा पेज में भी नहीं पहुँचे हैं, इसलिए बस खाली नींद लगने मत दीजिए। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था यानी कि ठोस, द्रव या गैस की क्या होती है सर? जानकारी होती है। अच्छा, पहले यहाँ पे देख लीजिए इनकी सीमाएं क्या है। जैसे हमने अभी पहले क्या पढ़ा कि रासायनिक समीकरण के लाभ क्या है। तो लाभ तो पहले समय की बचत, दूसरा चीज़ ये जो भी संकेत यूज हो रहा है वो पूरा विश्व में यूज होता है। दूसरा क्या था जी? दूसरा यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में पता लगाया जा सकता है इनके संकेतों के माध्यम से। ठीक है, उनके बाद इनकी कुछ सीमाएँ भी रही, क्योंकि वो कहा जाता है कि जिस जगह पे आप जा रहे हो वहाँ अच्छाई के साथ साथ आपको बुराई भी मिलने वाला है। अगर आप जॉन डाल्टन के बारे में देखेंगे तो जॉन डाल्टन का मानना था कि हमारे सृष्टि में जो है सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है, जो सबसे छोटा पदार्थ है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन उसी का शिष्य आया जो जाकर के ये कहा कि नहीं, परमाणु से भी छोटा कोई पदार्थ होता है। ठीक है, तो समझ रहे बात को। तो ये चीज़ें होती है। तो उन्होंने क्या किया सर? थोड़ा सा कुछ मतलब दोष छोड़ दिया। कौन?
डाल्टन जी। लेकिन ऐसा नहीं कि डाल्टन जी का रोल नहीं रहा, क्योंकि जब तक वो ये नहीं खोजता कि सबसे छोटा क्या है, तो वो जो आया वो कैसे खोजता है कि इनसे छोटा क्या है, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो रोल रहा है कि नहीं। तो इसलिए डाल्टन के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं सर, पढ़ते हैं। तो उसी तरह जो है इनकी भी कुछ सीमाएं हैं, मतलब कितने हद तक ये चीज़ों को मतलब सही करके बता पाता है। कौन कौन रासायनिक समीकरण कितने हद तक चीज़ों को क्या करके बता पाता है, सही करके, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं पता चलता है। भौतिक अवस्था मीन्स वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं चलता है। आगे देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी जो है रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है, अर्थात समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी। अब इनमें भी फिर मॉडिफाई किया गया, ऐसा नहीं कि मतलब अब इनमें दोष पाया गया तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है सर, जननी होती है। अब इनका फिर आवश्यकता पड़ेगी इस, अब मान लो ये रासायनिक समीकरण तो हमें सारी चीज़ों की जानकारी नहीं दे रहा है, तो फिर ये रासायनिक समीकरण में क्यों पढ़ूँ सर, क्यों मैं इनका यूज़ करूँ। तो तब इनमें क्या किया गया, कुछ मतलब इम्प्रूव किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इम्प्रूव किया गया। आगे देखिए, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से जो है पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं यानी कि दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में जो है संभव है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा होगा वो कहीं न कहीं किसी चीज़ की उपस्थिति रहती तभी हो पाती है। जैसे एग्जाम्पल पे आप मान लीजिए पौधा जो है अपना रासायनिक अभिक्रिया तभी कर पाएंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़े ना सर, तो वहाँ जो हो रहा है वहाँ भी तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये कब कर पाएंगे, जब सूर्य की रोशनी की उपस्थिति रहेंगे या सूर्य की प्रकाश रहेंगे। तो वही यहाँ पे जो है ये समीकरण पहले ये नहीं बता पाता था कि किनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आगे फिर देखिए, आगे अपने पास कह रहा है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है ना। वेग के संदर्भ में भी ये क्या करता है, कोई जानकारी नहीं देता। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो विस्फोट के साथ होती है, होता है कि नहीं, तो कहीं ब्लास्ट हो रही है, तो वहाँ भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो परंतु जो रासायनिक अभिक्रिया से इस बात की कोई जानकारी, मतलब रासायनिक समीकरण जो रहता है, अभिक्रिया नहीं, रासायनिक समीकरण जो रहता है उनसे हमें किसी बात मतलब इस बात की जानकारी नहीं होती है। अगला समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई है तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ है। तो ये सब कमियां जो है रहा किस पे, रासायनिक समीकरण पे। तो फिर इनको ठीक भी तो किया जाएगा ना सर, तो इनको आगे देखते हैं कि कैसे ठीक किया गया। आगे देखिए, आगे अपना कह रहा है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। अब ये पहले जितना था तो उतना था ही, अब इनको क्या किया गया सर, अधिक उपयोगी बनाया गया। तो वो कैसे बनाया गया, समझ में आ रहा है ना चीज़ें। देखिए, तो कह रहा है कि रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर करने के लिए, जो सीमाएं के बारे में भी हम लोग पढ़े, उनको दूर करने के लिए जो है समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहला प्रयास क्या है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो पदार्थ भाग ले रहा है वो गैस है कि ठोस है कि द्रव है या लिक्विड फॉर्म में है, कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं, कह रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों या सूत्रों के ठीक आगे कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G लिखकर जो है किया जाता है। और इसी प्रकार जो है पदार्थ के जलीय विलयन के लिए, किनके लिए, जलीय विलयन के लिए AQ अंकित किया जाता है। बात समझे। अब ये क्या हो गया सर, ये समीकरण अब थोड़ा जो है ये ज़्यादा उपयोगी हो गया, मॉडिफाई कर दिया गया। जैसे ठोस रहेगा तो इनके आगे क्या मतलब ब्रैकेट देके क्या लगा देंगे, S। लिक्विड रहेगा यानी कि द्रव रहेगा तो L लगा देंगे। उनके बाद और गैस रहेगा तो क्या लगा देंगे, G लगा देंगे। उनके बाद जो है अगर जलीय विलयन पे रहेगा तो AQ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, AQ। ठीक है, समझ गए बात को। जैसे यहाँ देखिए, जिंक जो है, ये जिंक में अगर यहाँ ब्रैकेट देकर के S लगाया गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ठोस है। जिंक क्या है, ठोस है। उसके बाद ये जो है H2SO4, ये इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये कौन सी है, जलीय विलयन है, जिनको हम लोग एक्वा भी शायद बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म एक्वा ही होता है ना। हाँ, उनके बाद जो जिंक सल्फेट जो हो गया ये भी किस रूप में है, इक्वल है ना। उनके बाद जो है ये H2 जो है गैस है, क्या है, गैस के रूप में। अब इस समीकरण से हमें ये सारी बातें पता चल गया कि इनमें जो भी अभिकारक और प्रतिफल है वो किस किस अवस्था में है। तो अब उपयोगी बना सर, है वही जलीय विलयन, मतलब एक लिक्विड के फॉर्म में हो गया है। क्या बोले, जैसे देखिए एक द्रव अवस्था में हो गया ना, एक जैसे किसी चीज़ का घोल होता है,
ठीक, एक सिंपल द्रव अवस्था में मान लीजिए, एक किसी चीज़ के घोल के रूप में जो रहेगा उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, जलीय विलयन। इनका जो ऐसा इमेज तो इसमें हमने सेट नहीं किया है, किसी दिन इमेज भी दिखा देंगे, या अभी लास्ट में याद करिएगा कि जलीय घोल कैसा होता है। अपने पास तो है सर, मारेंगे सर्च हो जाएंगी, है कि नहीं। इतना समझिए, ये मतलब एक घोल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे 4 संकेत पढ़ा। कितना संकेत पढ़ा? जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और मतलब जलीय विलयन के लिए AQ, ठीक है। समझ गए बात को। अगला देखिए, इसको और ठीक किया गया। अब कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। जैसे हमने सीमा में पढ़ा कि ये ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है, इनकी जानकारी नहीं देता था, लेकिन अब ये देगा, है ना। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा की जाती है, और ऊष्मा अभिक्रिया के लिए जो है समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा, है ना, समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए जो समीकरण के बाईं ओर जो है प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। यानी कि कोई भी समीकरण है, जैसे ये समीकरण है, इस समीकरण के अगर दाईं ओर लिखा गया ऊष्मा, तो ये ऊष्मा क्षेपी हो गया। क्षेपी मतलब निकल रहा है ऊष्मा, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उनमें हीट उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? हीट उत्पन्न हो रही है। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और इसको दिखाना कैसे है? तो दायां साइड में प्लस ऊष्मा लिख करके, दायां साइड में प्लस ऊष्मा लिख करके। अगर ऊष्मा शोषी है, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया तभी होगा जब उसमें ऊष्मा देंगे। कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा जो अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा देगा, कोई अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा लेगा, ठीक है। तो एक लेने का काम करेगा, एक देने का काम। तो जो लेगा वो ऊष्मा शोषी होगा, और जो देगा वो क्या कहलाएगा? ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा, ठीक है। तो समझ गए इसको कैसे मतलब बेहतर ढंग से उपयोगी बनाया गया। आगे फिर देख लेते हैं। अगला अपने पास है गैस के उत्सर्जन की जानकारी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इनकी जानकारी हमारे पास कैसे आएगी सर? तो तीर चिन्ह के द्वारा। किनके द्वारा? तीर चिन्ह के द्वारा। जैसे यहाँ पे जो है इस तरह से लिखा गया, तो मतलब ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, बन रहा है और निकल रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस जो है निकलती है, तो समीकरण में जो है गैस के सूत्र के जो है ठीक बाद चिन्ह इस तरह से मतलब दिया जाता है। तो कैसा चिन्ह? तीर के ऊपर चिन्ह के द्वारा दिया जाता है। और कहीं कहीं मतलब अवक्षेप के रूप में जहाँ मिलेगा तो वह नीचे की तरफ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर ऊपर तरफ रहेगा तो इतना समझ जाएंगे गैस का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। और कौन सा गैस का उत्सर्जन हो रहा है? तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अवक्षेप बनने की जानकारी। यहाँ देखिए नीचे की तरफ है ना जी, अभी जो हमने चर्चा किया, यहाँ पे आपका Ag है, NO3 है, फिर क्या है? HCl है, फिर रिएक्शन करके AgCl, और ये सॉरी अवक्षेप के रूप में है। और यहाँ पे जो है मैंने चीज़ ग्राम गड़बड़ लिख दी ना रे, अवक्षेप के रूप में क्या है? तीर का चिन्ह प्लस यहाँ पे क्या है? HNO3 है, ठीक है। तो समझे बात को। यहाँ पे अवक्षेप बनने की जानकारी जो हमें कैसे मिलेगा सर? जब तीर चिन्ह नीचे रहेगा तो वहाँ अवक्षेप के रूप में मिलेगा। जैसे ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें हमारा जो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में क्या हो रहा है? मिल रहा है, ठीक है। समझ गए बात को। चल एक्स्ट्रा मिल जाना, ठीक है। अवक्षेप मतलब जैसे कोई आप मान लीजिए मोमबत्ती जला रहे हैं, ठीक है। मोमबत्ती जलाने के दरमियान जो है एक तो आपको ऊष्मा मिला ही मिला, उनके बाद मोमबत्ती जो जल ही रहा है उनके साथ साथ देखेंगे कुछ गिर भी रहा है, तो वह एक अवक्षेप के रूप में मिल रहा है। उसी प्रकार और सी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप के रूप में क्या होता है? कुछ हमें मिलता है। जैसे अवक्षेप का सीधा सा अगर देहाती लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप धान कुटाने जाते हैं मिल में, धान कुटाने के टाइम में आपको जरूरी किसका है सर? चावल की। लेकिन अवक्षेप के रूप में और क्या मिल रहा है सर? तो वह अवक्षेप है। समझ रहे बात को। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोलेंगे, ठीक। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। तो अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी क्या? तो इसकी जानकारी के लिए जो है समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के द्वारा जो है नीचे दाब, ताप, मतलब सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों को क्या किया जाता है? निर्देशित किया जाता है, ठीक है। जैसे जो भी अभिक्रिया है, ठीक है, अभी क्रिया हो रही है, सॉरी अभिकारक होगा, इधर मिस हो गया, इधर क्या होगा? अभिकारक। और ये अभिकारक कब होगा? हो सकता है ताप दिया जाए उसमें या दाब दिया जाए, है कि नहीं। और उत्प्रेरक के रूप में कुछ रहे, ठीक है। अब कहेंगे उत्प्रेरक क्या है, आगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है सर? प्रतिफल उनके बाद मिला। तो इनकी जानकारी भी जो हमें क्या करता था? वो रासायनिक समीकरण नहीं देता था। अब हमारे पास उनको उपयोगी बनाने के लिए इन सब नियमों को लाया गया, ठीक है। लगभग बच्चे हाफी खींच रहे हैं, कैसे होगा सर?
नहीं, क्योंकि अब देखिए, अब ऐसे ही इनको हम लोग बोले, अगर ऑनलाइन क्लास के लैंग्वेज में अगर बोलो तो इनको मैराथन क्लास बोला जाता है। कौन सा क्लास? मैराथन क्लास, यानी कि शुरू किए और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वह जब दशरथ माझी जब छीनी हथौड़ा लेकर के जाया करता था पहाड़ तोड़ने, तो वह पहाड़ों से बात किया करता था, क्या लगा था? नहीं आएंगे, लो आ गए हम फिर, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही हम लोग है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, अब मोबाइल जब तक चलेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। अब पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। हाँ, चल तो रहा है। चलिए, हम लोगों को भी झुकना नहीं है सर। और आप लोग भले यहाँ सारे बच्चे सो जाएंगे, फिर भी मैं बकबक करते रहूँगा, बट सोएगा क्या है? दुखहरन चाचा इधर आसपास में कहीं मेरा भटक रहा था, है ना। चल जाएगी, भटकते भटकते तो नींद उंद हराम हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये पांचवा नियम भी हम लोगों ने जान लिया। छठा देख लेते हैं, अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी। उत्क्रमणीयता, तो ये शब्द जो है ऐसा शब्द है, इनका मतलब होता है, क्योंकि दुनिया में सर अगर किसी चीज़ की लोचा है तो शब्द की लोचा है। किन की लोचा है? शब्द का मतलब समझिए, चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे आपने अभी पूछा कि अवक्षेप क्या होता है, तो ये भी एक शब्द है जिनका मीनिंग मुझे पता नहीं है, लेकिन अब पता चल गया। तो उसी प्रकार से जो है ये उत्क्रमणीयता शब्द का मीनिंग क्या है? उत्क्रमणीयता शब्द का मीनिंग हुआ कि जैसे मैं यहाँ गया, ठीक, फिर मैं यहाँ आया, तो यही उत्क्रमणीयता है। कहने का मतलब जो अभिक्रियाएं जो है दोनों दिशाओं में हो, वही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीयता। फिर इसको दिखाएंगे कैसे सर? तो इनको ऐसे दिखाया जाता है कि नहीं। अब इनका सबसे अच्छा एग्जांपल ये लीजिए, आपका यहाँ बर्फ़ है सर, आपने इसको क्या किया सर? हीट देके गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। तो गर्म किया तो ये बर्फ़ क्या बन गया सर? पानी। पानी हम लोग नहीं लिखेंगे, इनको द्रव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्रव लिखेंगे, ठीक, द्रव लिखेंगे। अब इस द्रव को आपने क्या किया? ठंडा किया। क्या किया सर? ठंडा किया। तो ठंडा करने के बाद ये फिर क्या बन गया? बर्फ़ बन गया। तो ये जो है ये प्रोसेस क्या होगा? बर्फ़, गर्म, ठंडा, है ना, चलते रहेगा। तो जो क्रियाएं दोनों दिशाओं में हो, वैसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? उत्क्रमणीयता कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए जो है अभिकारक और प्रतिफल के बीच जो है विपरीत दिशाओं में जो है निर्देशित दो तीर चिन्ह को क्या करी जाती है? दिखाया जाता है। समझ गए बात को? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला अपने पास है विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ से जितने सारे पॉइंट हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपने जो पढ़ा वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है, एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछता है। समझ गए? ज़्यादातर जो है यही 6-7 पॉइंट जो आपको अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये पॉइंट सर भर भर के पूछेगा। समझ रहे हैं? और हम लोग भर भर के जवाब देंगे। तो पहला है सर रासायनिक मतलब संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संयोजन मतलब संयोग करना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन। ये तो हमने अपने हिसाब से बिल्कुल भिन्न गुण वाले भी यहाँ पे लिखा होगा। कह रहा है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जो वो अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जो है संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं सर? है ना, नए पदार्थ के गुण जो है मूल पदार्थ के गुण से क्या होते हैं? बिल्कुल भिन्न होते हैं। या इनको आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे सर? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए? संयोजन का मतलब आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये ले लीजिएगा, मतलब जुड़ना है कि जुड़ेगा कैसे? इनका एग्जाम्पल मैं देहाती लैंग्वेज पे कौन सा एग्जाम्पल दे दूँ? जैसे कि दूध को जो है दही बनाना है, तो उनके लिए सर आप क्या करेंगे? उनमें कुछ खट्टा पदार्थ डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो वो दोनों मिलकर के एक चीज़ बना लिया जिनका नाम क्या हुआ सर? दही हो गया। तो ये भी एक प्रकार का बोल सकते हो कि संयोजन। बस ऐसे ही है कि नहीं? बाकी अगर संकेत के रूप में आपको लिखना हो तो याद रख लेना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। डाई नहीं लगाना है यहाँ क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सर? देखिए अभी 70% मेरा कोशिश रहेगा याद करा देने का। संयोजन का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके दो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ? देखिए इधर मैं थके जा रहा हूँ, आप लोग बके जाएंगे तो कैसे होगा सर? देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब वियोग होना,
वियोजन का मतलब वियोग होना, वियोग होना मतलब अलग होना, है ना। तो अलग होना मतलब जुदा होना, ठीक है। देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो है वो अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं और जिनके गुण जो है मूल यौगिक के गुण से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम। तो इनके बीच आपस में कुछ अभिक्रिया हुआ, है ना, और अभिक्रिया होने के बाद जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बन गया। ये तीर चिन्ह दिखा रहा है कि ये गैस उत्पन्न हो रही है और उड़ रही है। क्या हो रही है? ठीक है, समझ रहे हैं। तो वियोजन का परिभाषा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी भिन्न, जब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो वो अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन मतलब कभी कभी जो किसी पदार्थ को अलग करने के लिए जो उनसे क्या करी जाती है, धारा का प्रवाह किया जाता है। कौन चीज़ का प्रवाह किया जाता है? धारा का। जैसे कुछ धातुओं के जो है द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर के विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो है वे अपघटित हो जाते हैं और इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन जो है गैस एनोड पर क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो मतलब क्या कह रहा है कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर के जो है विद्युत धारा प्रभावित करने पर, मान लो कोई यहाँ पे कोई द्रव है, ठीक है, वो कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड का। किनका घोल है? सोडियम क्लोराइड का। अब इनमें क्या किया? विद्युत धारा को प्रवाह किया गया। क्या किया गया सर? विद्युत धारा को जो यहाँ पे क्या किया गया? प्रवाह किया गया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ 2NaCl रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या प्रवाह किया गया सर? विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये टूट गया। तो कैसे? है ना, कैथोड और एनोड पर। तो कैथोड में वो रहेगा जो प्लस रहेगा, जो धातु रहेगा। धातु मतलब प्लस वाले चार्ज, इनमें प्लस चार्ज होगा, है कि नहीं। तो ये इसमें कौन, मतलब कैथोड पर धातु टूट जाएगा, है ना, और एनोड पर जो है कौन टूट जाएगा? और धातु टूट जाएगा। ठीक है, एनोड। अब कहेंगे सर धातु और धातु ये सब जो चर्चा जो कर रहे हैं ये क्या है? तो ये सर आप आगे चैप्टर में जो है धातु और धातु का एक चैप्टर ही दे रखा है, उनमें आप लोग आराम से बिंदास होकर के पढ़िएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही मतलब बेसिकली जानना चाहो धातु का मतलब, तो जिनके बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 हो वे क्या कहलाते हैं सर? धातु कहलाते हैं। सिंपल सा ऐसे मैं समझा दिया, बाकी आगे हम लोग देखबे करेंगे। ठीक है, तो अच्छा वैद्युत अपघटन का मतलब समझ गया कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी मतलब यौगिक में जो है या कोई भी जो पदार्थ जो रहता है उनमें जो है विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो है वो क्या होते हैं, जो धातु रहते हैं वो कैथोड पर और जो अधातु रहते हैं वो एनोड पर विभक्त हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, कि नहीं। तो वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को जो है किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ताकतवर वाला बात आ जाएगी। जैसे हमने अभी कुछ बच्चों को बैठाया यहाँ पे, कुछ बच्चे ये क्या उठा के इधर कर दिया, फिर उनको जो उधर भेज के तब वो अपना जगह में फिर बैठा, क्या ना जी ऐसा। तो वहाँ कहीं न कहीं आप देखेंगे कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो अब इनको आप आराम से समझिए। जैसे ये Fe है प्लस ये CuSO4 है, रिएक्शन करके बना लिया FeSO4 प्लस क्या बना लिया? Cu। तो अब ये क्या किया सर? ये बच्चा जो है उधर से आया, है ना, और यहाँ जो है 10th वाले के बीच आ गया, और 10th वाले के बीच आया तो 9 क्लास वाला कहीं ढेर ताकतवर, और 10th वाला में है यहाँ जो एगो टेबल में बैठल था कौन? Cu। इनको उठा के क्या कर दिया? धकेल के भगा के किनके पास भेज दिया सर? किनके पास भेज दिया? नहीं, किन्हीं के पास भेजा ही नहीं, बिल्कुल अलग कर दिया इनको उठा के यहाँ क्या कर दिया? बिल्कुल अलग कर दिया। और ये Fe जो है किनके जगह में जाकर के बैठ गया? SO, यानी मतलब Fe जो है Cu के जगह में जाकर के क्या हो गया? बैठ गया। तो सेम ये से एग्जाम्पल से आप पता कर सकते हो। ठीक है, मतलब बोल सकते हो। इनको हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? अब सर सवाल यहाँ ये आती है कि सर ऐसा होता क्यों है? तो सिंपल सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज पर अगर आप जानोगे तो ये जो है ज़्यादा क्रियाशील होगा किन से? Cu से। किन से? Cu से। इनका एक मतलब चार्ट आती है कि कौन सा एलिमेंट्स किन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, वो मैं नेक्स्ट टाइम कभी बता दूंगा। इतना खाली जान जाइए कि जब भी ये अलग कर रहा है तो अलग कर रहा है तो इसका मतलब जो जिनको हटा रहा है वो कम ताकतवर है और जो जाकर के उनको हटा रहा है वो ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ऐसे ही अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु के समूह के द्वारा, है ना, दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दी जाती है? विस्थापित
कर दी जाती है उसे ही क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे बात को। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी वही कहानी हुआ, ई इनको भगाया, किनको, एजी को, बेचारा चल गया अकेले, अलग हो गया, ई इनके जाके दुबक में मतलब इनका पार्टनर अब ये बन गया, क्या जी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ऐश्वर्या आ रहा है। अब ये क्या किया, नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया, उल्टा पुल्टा हमने कर दिया। इनको जो है, इनको यहाँ पे रखना, किनको कहाँ पे रखना है, अभिषेक बच्चन को भी ऐश्वर्या राय के पास नहीं रखना है। पहले इनका चक्कर किनसे चल रहा था, ये कौन है सर, इनको अभिषेक बच्चन यहाँ रखिए, है ना, ये अभिषेक बच्चन है। ठीक है, और ये है सलमान खान, है ना, सलमान खान। ठीक है, सलमान खान। अब पहले इनका कॉम्बिनेशन किनके साथ था सर, ऐश्वर्या राय और सलमान खान का कॉम्बिनेशन एक जगह था, है कि नहीं। अब आया बीच में कौन, इनसे ज़्यादा क्रियाशील, मतलब ज़्यादा ताकतवर। ठीक है, तो ये इनको क्या करता है, हटा देता। बेचारा सलमान खान कहाँ चल गया, लास्ट में। यहाँ अभिषेक और ऐश्वर्या राय आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने देखा था कहीं, आप लोगों से भी हमने क्या कर दिया सर, डिस्कस कर दिया। तो अब तो नहीं भूलेगा जी एकल विस्थापन अभिक्रिया को। हाँ, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में 3 लोग तो 3 लोगों में एक लोग ताकतवर है ना, तो उनको क्या कर देता है सर, भगा देता है। मुझे बड़ी अच्छा लगा था उस दिन पढ़ के, माइंड फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ सर। हाँ, हमने भी कहीं ऐसे ही वीडियो खिसका रहा था, बस आ गया तो हमने देख लिया। आगे देखिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया, क्या लिखा है सर, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया में 2 या अधिक यौगिक अपने आयनों का क्या करता है, विनिमय करता है। अब यहाँ आयनों का विनिमय करने का मतलब एक्सचेंज वाला सिस्टम हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ क्या किया सर, जैसे ये Na जो है, जैसे यहाँ पे क्या है सर, NaCl और प्लस यहाँ पे क्या है, AgNO3 और यहाँ पे है AgCl और प्लस यहाँ पे क्या है, NaNO3। ये अवक्षेप के रूप में क्या हो रहा है सर, मिल रहा है। तो यहाँ विनिमय करने वाला बात आ गया कि जब 2 या 2 से अधिक उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है में यौगिक अपने आयनों का क्या करता है, विनिमय या आदान प्रदान करता है कि नहीं। 2 यौगिक अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सर उसका आ जाता है, अजय देवगन और शाहरुख खान का। ठीक है, तो इनका शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन पहले जो उसके काजल के साथ ज़्यादा था, ये मूवी वगैरह जो बनाता था ना, तो उनके साथ ज़्यादा बनाता था। और इनका पता नहीं किनके साथ था, तो जो भी हो गर्ल्स यहाँ पे, लेकिन ये अजय देवगन है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या कर लेता है, जैसे ये काजोल है, ये कौन है, काजोल, और इन दोनों का तब हुआ शादी सर, है ना। तो ये बन गया NaNO3 जो कि यहाँ पे आ गया। ये बेचारा शाहरुख खान है ना, यहाँ पे उनकी वाइफ जो भी हो वो आ गया। ठीक है समझ गए, हाँ, आपस में एक्सचेंज वाला ऑफर था यहाँ पे। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है ये, उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में जो है विलयन से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। तो वही हुआ ना सर, कुछ चीज़ें जो है क्या होता है, तभी जो हमने आपको समझाया, एक्स्ट्रा मिल जाना ठोस के रूप में, तो वही क्या कहलाएंगे, अब उसी को अवक्षेप कहेंगे और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए बात को। चलिए ये भी हो गया। कितना मिनट हो गया, मोटा मोटी 1 घंटा 3 मिनट हो गया मतलब अच्छे खासे समय हो गया ना। चलिए खैर कोई नहीं, मंजिल के करीब हम लोग आने वाले हैं। तो इसी बीच में सर मैंने एक मोटिवेशन लिख के रखा था, मैं आप लोगों के बीच थोड़ा घड़का दूं, है ना क्या बोलते हैं उनको जी, घड़का देना। कह रहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है ना, हर पहलू ज़िंदगी का जो है इम्तिहान होता है। शायरी क्या है सर, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जो है इम्तिहान, ज़िंदगी का हर पहलू क्या होता है, इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और ज़िंदगी का हर पहलू क्या होता है, इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के सामने जहां होता है, क्या होता है सर, जहां होता है। समझ गए। तो ये कहीं न कहीं सर हम लोगों को लड़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक पाएंगे कैसे, है ना। उसी तरह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे। तो बीच बीच में मोटिवेशन सर ज़रूरी है
एनर्जी मिलता है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किनको कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे वो अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ जो है अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रियन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कोई अम्ल, गौर करने लायक चीज़ है, समझिए सर, गौर करने लायक चीज़ें यहाँ पे क्या है कि जब कोई अम्ल यानी कि यहाँ पे है, उनके बाद भस्म जो है, अब अम्ल की पहचान क्या होता है सर? जिनमें आप देखेंगे कि जो खट्टा होता है या जिनके साथ आप देखेंगे कि एच जुड़ा हुआ है तो उनको आप क्या बोलेंगे सर? अम्ल बोलेंगे। और जिनके साथ OH जुड़ा हुआ है उनको आप क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। और भस्म को ही आप क्षार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्षार। लेकिन क्षार अलग होता है और क्षारक अलग होता है, इन दोनों को कभी एक मत समझना। भस्म और क्षार अलग मतलब एक है, लेकिन क्षारक क्या है? अलग। वो देखेंगे आगे क्या है। तो कह रहा है वो अभिक्रिया जो जिसमें कोई अम्ल जो है किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लवण जैसे ये NaCl हो गया, उनके बाद जल तो आप देख ही रहे H2O, ये सब सर क्या है? जल है। तो याद हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे क्या कहेंगे सर? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था प्रकाश संश्लेषण वाला का, इनका समीकरण भी आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको पूछता है सर। जैसे यहाँ पे मतलब 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज यानी C6H12O6 बनाया, प्लस क्या बना लिया? तो 6O2 बना लिया। तो C6 मतलब 6CO2 6H2O रिएक्शन किया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ग्लूकोज बनाया C6H12O6 प्लस 6O2। तो इनमें जो है ना अवक्षेप के रूप में यही रहता है सर, एक्स्ट्रा मतलब जो मिलता है जो है ना, ये एक्स्ट्रा आता है किन के लिए? पौधों के लिए। पौधों को जरूरी है ग्लूकोज की, किन की? तो खाना वाना बना के रख लिया अपने लिए, ग्लूकोज बचा क्या? तो ये छोड़ देता है कहाँ? वातावरण में छोड़ देता है। और उन्हें कौन लेते हैं? हम लोग। तो ये प्रोसेस जब तक होगा नहीं तो हम लोग जी पाएंगे सर? ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब सारा रासायनिक मतलब किनका एग्जाम्पल है सर? ये आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की। अच्छा, इनमें देखिए कितना अच्छा ये एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये क्या है? ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब पास पास में रख देंगे अंधेरे कमरे में, कौन सा कमरे में? तो ये क्रिया नहीं करेगा। जैसे ही इनको जो है उजाले मतलब रोशनी वाले कमरे में लाएंगे या सूर्य की उपस्थिति में लाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधी सी बात, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे क्या कहेंगे सर? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बाल्टी में कहीं पानी आज हमने ज़्यादा तो नहीं डाल दिया सर? नहीं डाले है ना? हाँ, देखिए खाली करिए, करते रहिए। खाली करने के लिए कभी कभी मैं सर मोटिवेशन मारते रहता हूँ, कहाँ से फिर मैं पीछे का मोटिवेशन मार दूँ एक बार। नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत पतवार हो गई, कछुआ यूं ही नहीं जीता कहानी में खरगोश से, क्योंकि चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सर एनर्जी भरता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। और आप लोगों का क्लैपिंग तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो अलग तरह का ही एनर्जी भर देता है सर। और लेकिन मुझे एनर्जेटिक रखिए सर, क्योंकि मैं अगर एनर्जेटिक नहीं रहा तो फिर आप लोग डल सा हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, है कि नहीं। तो हाँ, बस बीच बीच में बेमतलब का ठोकते रहिए, ठोको ताली, है कि नहीं। बेमतलब का नहीं ठोकना है। चलिए देखिए आगे यहाँ पे क्या रहा है कि ऑक्सीकरण या अपकरण अभिक्रिया। क्या कह रहा है सर? ऑक्सीकरण या अपकरण अभिक्रिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में आपका पूछता है, या आपको बोल देगा कि ऐसे कुछ समीकरण दे देगा, आपसे पूछ लेगा बताइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपकरण अभिक्रिया है। तो आपको पता कैसे चलेगा? परिभाषा देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया जो है एक विशेष प्रकार की क्या है सर? रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। तो जब भी ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में होगा, ऑक्सीकरण और अपकरण, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो आपको अगर रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा पूछा जाए तो आप जवाब देंगे जब ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो वैसे ही अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इनको समझाने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ ऑक्सीकरण और अपकरण, उनके बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा पीछे की स्लाइड पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा ऑक्सीकरण के बारे में कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से जो है ऑक्सीजन का संयोग या किसी हाइड्रोजन
ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहा है, तो संयोग कर रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। या कहीं अगर हाइड्रोजन का निष्कासन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है सर, H है, H है ना, तो ये HCl से निष्कासित हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ देखिए जैसे Cl के पास कौन हो गया सर, Mn आ गया, तो ये इनसे निष्कासित हो गया ना, तो निष्कासित हो गया तो ये भी तब कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो बात समझे ऑक्सीकरण और अपकरण के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें या तो ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन, दोनों में से कोई एक भी हो रहा हो तो भी वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएंगे। अपकरण में उल्टा हो जाता है, यानी हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, वैसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है सर, संयोग होकर के क्या बनाया, H2O बनाया, तो मतलब ये अभिक्रिया जो कौन सा है, अपकरण अभिक्रिया है। और यहाँ जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन, जैसे Cu से ऑक्सीजन निष्कासित हुआ कि नहीं हुआ, है ना, और हाइड्रोजन का क्या हो गया सर, संयोग हो गया। तो निष्कासन और संयोग होना, सॉरी नहीं गड़बड़ हो गया, हाँ हाइड्रोजन का यहाँ संयोग हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है सर, संयोग हुआ है ना, तो जहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन। तो ऑक्सीजन को निष्कासित किया गया Cu के पास से, Cu यहाँ है ना, इनसे निष्कासित किया गया, तो ऐसे अभिक्रिया हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहलाएंगे सर, अपकरण अभिक्रिया कहलाएंगे। अब पीछे आ जाओ, अब पीछे आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। तो कहाँ थे, ये है कि नहीं, तो यहाँ पे थे हम लोग। यहाँ देखिए क्या है सर, यहाँ चीज़ें अपने पास जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है। ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन का यहाँ से निष्कासन हो रहा है कि नहीं, इनसे निष्कासित हो रहा है, तो निष्कासित हो रहा है तो ये अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जहाँ संयोग होता है ऑक्सीकरण, और जहाँ निष्कासित होता है अपकरण, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, अपकरण। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का फिर संयोग भी तो हो रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग क्या ना जी, तो यहाँ निष्कासित भी हो रहा है और इनका क्या हो रहा है, संयोग भी हो रहा है, तो दोनों काम हो रहा है ना, तो ऑक्सीकरण का भी काम हो रहा है और अपकरण का, और ये दोनों अभिक्रिया मिलकर के बनाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया सर, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अपकरण के प्रभाव जो है, कह रहा है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। तो हमारे भोजन जो है जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड, तिकड़म तकड़म जो भी खाते हैं, है ना, में मुख्यतः क्या रहता है सर, कार्बोहाइड्रेट, और पाचन क्रिया के क्रम में जो है ये स्टार्च, है ना, पॉलीसेकेराइड, इस स्टार्च को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी बोल सकते हैं। अब घटित होकर के ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज जब भी आएगा तो याद रखना C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल में जो है उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा जो है ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, और श्वास छोड़ने के क्रम में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, और ऊर्जा हमारे शरीर का ताप जो है कायम रखता है, और हमें जो है मतलब शारीरिक कार्य करने के लिए क्या करते हैं, बल देते हैं। जैसे आप लोगों ने जब उस समय मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो हमने आप लोगों को समझाया था कि हम जो एनर्जी के रूप में जो भोजन को जो लेते हैं, वो भोजन जो हमारा जो रहता है वो किस रूप में स्टोर रहता है, ATP के रूप में। किसके रूप में, ATP। और वहाँ से ATP जैसे कि आपका गाड़ी में जब पेट्रोल डालते हो तो वहाँ पेट्रोल थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी को देता है कि नहीं, तो खाली सुंघाने का काम वहाँ होता है सर, पीने का काम नहीं। गाड़ी पीता तो फिर हो गया, कंगाल हो जाता है हर एक गाड़ी वाला, वहाँ सूंघने का काम होता है कि नहीं। तो वो धीरे धीरे तब गाड़ी क्या होते रहता है सर, चलते रहता है। तो उसी तरह हम लोगों का भी टंकी का नाम है ATP। क्या नाम है, ATP। और वहाँ से धीरे धीरे हमें ऊर्जा मिलती रहती है, और हम लोग क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जैसे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती फिर डल सा हो जाते, जैसे कुछ बच्चे अभी कंधा में ऐसे दे करके, तो कहने का मतलब उनका एनर्जी खत्म, समझ रहे हैं। अब उनको ATP की ज़रूरत है, और वो ATP कहाँ से मिलेगा, भोजन से। जाइए टूट पड़िए किसी घास फूस में, है कि नहीं। देखिए ये आपका क्या है सर, पहला हमने देखा कि भोजन का पाचन में जो है वहाँ भी जो क्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण व अपकरण की हमारी मतलब भूमिका होती है हमारे जीवन में, है कि नहीं। दैनिक का मतलब ही होता है सर, दैनिक जीवन में मतलब डेली लाइफ जो हम लोग जीते हैं उनमें क्या भूमिका है। अभी तो आपने भोजन के बारे में देखा, आगे देखिए जब आप लोग खाना वगैरह बनाएंगे, है ना, खाना से दुर्गंध आने लगता है ना, वो स्मेल आने, जब ताज़ा खाना रहता है तो उनका सुगंध सुन के ही कहते आज फलाना सब्जी बना होगा, या जब भी जैसे गए होंगे तो पता चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन जैसे वो बासी हो जाता है तो फिर उनका दुर्गंध से ही हम लोग दूर भागते हैं, है ना। और जब वो क्या कहते हैं
क्या बोलते हैं जी उसको, जब ताज़ा रहता है तो उनका सुगंध हमें पास खींच लाती है। तो वही बातें कर रहा है कि हम जानते हैं कि ताज़े भोजन के गंध एवं स्वाद जो है प्रिय लगते हैं, मतलब अच्छा लगता है कि नहीं। अगला कह रहा है यही भोजन जब मतलब खुली वायु में जो लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है और इसे बासी भोजन कहते हैं और इसके गंध एवं स्वाद जो है क्या हो जाते हैं, अप्रिय हो जाते हैं। तो भोजन के अप्रिय हो जाने का कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल जो है काफ़ी समय के पश्चात वायु में ऑक्सीकृत द्वारा जो है ऑक्सीजन द्वारा जो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और जिनसे जो है उनके गंध एवं स्वाद क्या हो जाते हैं, अप्रिय हो जाते हैं। पॉइंट याद रखने का तो सर अपने अंदर कला होनी चाहिए। जैसे आपने पहला पॉइंट पढ़ा कि मतलब भोजन के पाचन, क्या पॉइंट था सर? दैनिक जीवन, भोजन का पाचन ही था ना। तो भोजन का पाचन में हम लोग सीधा बोलेंगे कि जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो है वो आपस में प्रोसेस करके या आपस में अभिक्रिया करके, अगर याद ना रहे, आपस में अभिक्रिया करके क्या करता है, वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो मतलब इनमें मतलब किन से मतलब हमारे शरीर में घुलित ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सीकृत हो जाते हैं और वहाँ जो है क्या कहते हैं, ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में वो रह जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से श्वसन क्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें क्या करना, पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या कि जो भोजन अच्छा रहता है, ताज़ा रहता है, उनका सुगंध हमें प्रिय लगता है और जो भोजन जो है बासी रहता है उनका सुगंध हमें क्या लगता है, अप्रिय। तो भोजन खराब क्यों हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है जिनके कारण उनसे क्या आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट को याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि कुछ उपाय द्वारा भोजन को संदूषित या दूषित होने से क्या करी जा सकती है, बचाई जा सकती है। तो कैसे बचाएंगे, या तो आप फ्रिज वगैरह में रखते हो कि नहीं रखते हो, तो फ्रिज का काम क्या है, फ्रिज का काम है वातावरण से उसका संपर्क तोड़ देना, है कि नहीं, कि मतलब वो हवा से ऑक्सीकृत ही ना पाए, उनके अंदर जो है वही रहेगा, है कि नहीं। तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है कौन, फ्रिज। तो वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ यानी सिट्रिक अम्ल लेसिथिन जैसे जो है एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं और जो है मिला देने से भोजन का जो है ऑक्सीकरण रुक जाता है ना। तो मतलब वो तो एक ये हो गया कि विशेष प्रकार का जो है पदार्थ हो गया, ये आप बोल सकते हो एक प्रकार से केमिकल ही बोलो इसको, है कि नहीं। वो मिला देने से भोजन का दुर्गंध क्या हो जाता है, रुक जाता है। और घरों में भोजन को जो रेफ्रिजरेटर में रख करके, है ना, रेफ्रिजरेटर में रख करके क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर वही होता है सर, फ्रिज ही है ना, में रख कर भी जो है क्या करते हैं, उसके ऑक्सीकरण को जो है कम किया जा सकता है। दूसरा तो भोजन को जो है वायुरुद्ध बर्तनों में, वायुरुद्ध बर्तन यानी कि ऐसे भी बर्तन में आप रख करके भोजन को बचा सकते हो मतलब जिनमें हवा का जो है इधर उधर न हो, है कि नहीं। तो उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा देर आप लोग रुक जाइए, एक दो स्लाइड बचा है। संक्षारण का मतलब शुरू में हमने आप लोगों को दिखाया था क्या, शुरू में हमने आप लोगों को क्या दिखाया था, लोहा का कील दिखाए थे। तो उनमें जो जंग लगने की जो प्रक्रिया जो है ना, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इनसे क्या हो जाती है कि पदार्थ की शक्ति थोड़ा कम हो जाती है, मतलब जो उनका गुण रहता है, उनका गुण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जैसे लोहा पे जंग लगने से लोहा की गुणवत्ता में कमी आती है ना सर, तो वही चीज़ है। दहन की क्रिया, तो हमारे दैनिक जीवन में जो है दहन की क्रियाएँ दिखती है, जैसे कि जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन, द्रवित पेट्रोलियम गैस के बारे में, एलपीजी गैस के बारे में भी सर पढ़ेंगे, है कि नहीं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है इनका फुल फॉर्म। इन सभी पदार्थों के जलने में जो है ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रियाएं होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपकरण की। तो दहन की क्रिया के बारे में आराम से बोल लोगे कि मतलब कोई पदार्थ जो है, जो भी दाह्य पदार्थ होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके क्या करता है सर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके क्या करता है, जलने में जो है ऑक्सीकरण या अपकरण की अभिक्रिया होती है, ऐसे मतलब बोल सकते हो। वहाँ जो जलता जो है, जलने टाइम में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपकरण। अब कुछ स्लाइड में मैं थोड़ा शॉर्टकट से निकाल लूँगा। जैसे कि यहाँ दहन और ज्वाला के बारे में आप पढ़ेंगे, तो दहन आप किसके बारे में पढ़ेंगे, तो दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो होता है, दाह्य पदार्थ जो होती है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है ना। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, दहन कहते हैं। ज्वाला जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती यानी कि दहन क्रिया तो हो रही है, और दहन क्रिया होने के बाद जो ये जो इस रूप में जो मिल रहा है, यही सर क्या है सर, ज्वाला है। और ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्रकाशहीन क्षेत्र होते हैं, प्रकाशहीन मंडल होते हैं, एक आपका क्या होता है, प्रकाशमान होता है, एक आपका केंद्रीय मंडल होते हैं, ठीक है। तो वो मोटा मोटी बात ये सब ऐसे पूछा कम जाता है, ऐसे ही मैं डिस्कस कर देता हूँ। और दहन के बारे में जो है, दहन के बारे में ये भी आपको पूछेगा कि दहन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो आप बोलेंगे दहन के लिए जो दाह्य पदार्थ का होना जरूरी है, दहन के लिए जो ज्वलन ताप पहुँचाने की प्राप्ति
मतलब साधन होना ज़रूरी है, उनके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब किसकी उपस्थिति रहेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे फिर देख लीजिए, आगे कुछ है तो ठीक है, नहीं तो बम बम भोले। आगे अपना द्रवित, ये लास्ट आप जो अभी गैस में खाना बनाने का प्रचलन आ गया है क्या सर, और ऐसा क्यों करवाई जाती है? खैर देहात के लोग, हमें नहीं लग रहा है कि मतलब अभी तक इस चीज़ को बदलेंगे। कारण सर इतना सारा चीज़ व्यर्थ जाता है, उनको मैं चूल्हा पे डाल के खाना क्यों नहीं बना लूँ, ऐसी बातें आ जाती है कि नहीं। तो यहाँ लेकिन ये कहीं ना कहीं जो इनमें ज़्यादा जोर देने का मतलब ये हुआ कि ये जो है क्या करता है, प्रदूषण को कम मतलब करता है। कौन? एलपीजी। कौन? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इनको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे क्या, एलपीजी लिखेंगे। ठीक है, देखिए एलपीजी का मतलब होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो प्रोपेन, इनमें क्या क्या रहता है, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैस का क्या रहता है, मिश्रण रहता है। जैसे ये देखिए, ये किनका है, ये ब्यूटेन का, मिथ एथ प्रोप ब्यूट। आप लोग पढ़ेंगे जिनमें 4 कार्बन रहता है ना, इस तरह से, जिसमें 1 कार्बन रहता है उसको मिथ पढ़ेंगे, जिसमें 2 रहेगा मिथ एथ होता है, उनके बाद ब्यूट होता है, मिथ एथ ब्यूट, उसके बाद नहीं मिथ एथ प्रोप ब्यूट होता है, प्रोप में 3 होता है। ठीक है, और 4 जहाँ रहेगा उनको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। तो ब्यूट से ब्यूटेन बनता है जैसे, तो वह सब फॉर्मूला आगे आपका चैप्टर ही दे रखा है, उनके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी इतना खाली आप जान जाइए कि इनमें किनका किनका मिश्रण रहता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे किनका मतलब हाइड्रोकार्बन गैसों का क्या रहता है, मिश्रण रहता है। और एक ज्वाला गैस जो घरों में जो है खाना पकाने गर्म करने के उपकरण में जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, और सामान्यतः तापमान पर जो ये गैस होती है, लेकिन दबाव डालकर जो है इसे द्रव रूप में क्या करता है, बदल देता है, ताकि इसका परिवहन और भंडार क्या हो सके, आसानी हो सके। अब मान लो ये गैस ज़्यादा फैलता है ना जी, तो ज़्यादा फैलता है तो उनको प्रेशर बना करके छोटे जगह में हटा देता है। अब सिलेंडर में जो है उतना कम जगह पे कितना किलो रहता है जी, कितना किलो, 15 किलो रहता है क्या, तो 15 किलो उसमें सर रहता है क्या, गैस। तो उन्हीं को अगर आप खोल देंगे तो फिर तो वो पूरा कितना आयतन में फैल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो खैर खोलना नहीं है सर, अगर मिस से आग लग जाएगी तो फिर भयंकर ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये अपना सर ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए अब सबसे मैं फेवरेट लाइन बोल देता हूँ सर, मेरे जीवन में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। तो फेवरेट लाइन क्या है, फेवरेट लाइन ये है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए आज की क्लास ख़त्म।